2018 के मौसम बहार में योहन्नाबाद का छोटा सा इलाका नामालूम गुमशुदगियों की जद में था। अप्रैल 2018 में जब टीम सोच ने वहां का दौरा किया तो रिहायशी समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। रात की तारीकी में सिंध पुलिस की जानिब से मारे गए छापों के दौरान 20 से ज्यादा नौजवानों को उठाया गया, जिनमें से कुछ की उम्र 20 साल से भी कम थी। इन लड़कों के दोस्तों और रिश्तेदारों ने वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों से राब्ता करके अदालत में दरख्वास्त दायर की। इन वाक़यात ने अहले इलाका के ज़हन पर गहरा असर डाला है। बाजियाब हुए अफराद से हकीकत जानने के लिए टीम सोच ने एक बार फिर योहन्नाबाद का रुख किया। गो के कराची के गुलशन इकबाल में वाक़े योहन्नाबाद में मसीही खानदान नस्लों से मकीम हैं, लेकिन इसको गूगल मैप्स पर तलाश करना काफ़ी मुश्किल है। सेंट जॉन कैथोलिक चर्च के इतराफ इस इलाके में ज़्यादातर मेहनतकश तबका आबाद है। फरवरी 2018 तक योहन्नाबाद में जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, लेकिन फिर मार्च, अप्रैल और मई में यके बाद दीगरे पड़ने वाले 3 छापों के बाद जिंदगी काफी मुश्किल हो गई। जब टीम सोच पहली दफा वहां गई, गिरफ्तार किए जाने वाले अक्सर लड़कों का कुछ पता ना था। अब 5 साल बाद बाजियाब हुए 21 लड़कों से हमने राब्ता किया, जिनमें से सिर्फ 3 लड़के ताबिश, शहजाद और आकाश कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाने पर आमादा हुए। ताबिश शहरियार नाम है मेरा। मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था। एक दिन ऐसे हुआ, छुट्टी थी मेरी रेस्टोरेंट से, तो मुझे आए रात सुबह 5 बजे के करीब आए, उठा कर ले गए। तो आंखों पे पट्टी बांध दी है। मेरे छोटे भाई को पहले पकड़ा है, उसके बाद मैं जब आया हूँ तो मुझे कहते तुम भी बैठ जाओ साहब। पता नहीं एजेंसी थी, रेंजर्स वाले थे, कौन से थे। हमारे घर आए, उन्होंने गेट बजाया। भाई ने पूछा कौन, उन्होंने बोला दूध वाला। बस इतना बोला, उन्होंने गेट तोड़े, अंदर आ गए, उठाया, लेके चले गए। बोला मानो आप लोग वारदातें करते हो, इतने बंदे जख्मी किए हैं आपने। लेके गए, चर्च के पास खड़ा कर दिया। हमारी ऐसी ना टी शर्ट, हमने सैंडो पहनी हुई थी, मैंने ऐसे पीछे से घुमा के ना उसने हमारे मुंह पे कर दी। उसके बाद जो है ना, उन्होंने ना हमारे को ये नहीं पता लेके कहाँ गए। उठाए जाने के बाद लड़कों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 6 दिन तक पिटाई उतारी है। उसके बाद कहते हैं कि भाई मानो कि भाई तुम लोग चोरी करते हो, पिस्टल और डकैती तुम्हारे से बरामद हुई है। तो ऐसा कुछ चीज़ भी नहीं था। हम लोग सारे जितने भी हैं इनोसेंट थे। यहाँ से कोई भी इस एक्टिविटी में नहीं था लड़का। ये किस बुनियाद पे उठाया, किस वजह से उठाया, ये आज तक हमें नहीं पता चला। लेके गए हैं वहाँ पे, उधर जाते सारी ना मुर्गा बना दिया। जब मुर्गा बनाया ना उन्होंने, तो एक लड़का उनमें से बोलता है कि इनकी चमड़ी भी ना साथ उतरनी चाहिए। बोलते हैं चोरियाँ मानो। जब हमने कुछ किया ही नहीं था मैम, तो हम क्यों मानते। पहले 3-4 दिन मैंने मार खाई। जो मेरा भाई साथ था मेरे उसी बैरक में, मैम इतनी सी जगह होगी, उसके अंदर 10 लड़के एक साथ रखा। और हम जब रात को सोते थे ना, 4 बंदे बैठते थे और 4 ऐसे टांगे 6 पर करके जैसे लेटते थे। सिर्फ एक कमर आती थी उस जगह पे। पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मारते थे, डंडे थे, वो छितर होते हैं इनके पास, छितर करंट लगाते थे, बहुत यानी कि अजियत देते थे। 15 दिन बोला मानोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जब तक नहीं मानोगे हमारे पास इधर ही रहोगे, मार खाते रहोगे। नीचे लिटा कर ऊपर वो जो उनका होता है, पता नहीं क्या उसे कहते हैं, चित्तर, उसके साथ उन लोगों ने जब मारे हैं वो 2-3, तो फिर मैं मान गया। मैंने कहा टिकट बर्दाश्त नहीं हो पाए। जब इन नौजवानों को नामालूम मकाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था,
उस वक्त अहले खाना अपने बच्चों को शहर भर में तलाश कर रहे थे। हम एक बार फिर स्मिथ माइकल के घर गए, जिसके वालिदैन और भाई इस तरह ये वाकयात बयान करते हैं जैसे कल की बात हो। 7-8 दिन तो मिले ही नहीं बच्चे, पता नहीं किधर थे, कौन थे थाने में से, इलाके के थाने से पूछते थे जाके, वो कहते हमें पता ही। हर रोज़ रोते थे। मैं और मेरी देवरानी नीचे है, जो मेरे देवर का बेटा भी था जबरान और नौफी दोनों, तो बहुत रोते रहे उतने दिन, देखते रहे कि आ जाएगा, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ लेके छुप गए हैं उनको, बहुत मारा उनको। मुतासरीन के अहले खाना ने जब मकामी पुलिस से रब्ता किया तो उन्होंने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया। हम अपने करीबी पुलिस स्टेशन में गए, गुलशन थाने में गए, उन्होंने कहा नहीं हमारे जो है इत्तला में ऐसी कोई बात भी नहीं है और आप यहाँ से जाएं, इस तरह का कोई नहीं काम हुआ। इन लड़कों के अहले खाना ने इस बाबत एडवोकेट ज़ैनब सलीम बलोच से रब्ता करने का फैसला किया, जो कि वहीं की रिहायशी हैं और 2008 से लापता अफराद के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। रात को जब ये वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो सुबह तकरीबन 11 बजे इन लोगों ने मुझसे जो है कांटेक्ट किया। फिर मैं घर पे गई, मैंने सर्वे किया तो इनके घर का हालत बहुत बुरी थी। वाकई में तोड़ फोड़ की गई थी, दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ी गई थी, सामान इनका बाज़ चीज़ें मिसिंग थी इनके घर से, लैपटॉप था, मोबाइल था और इनके कुछ लोग कहते जेवरात भी थे जो लेडी के थे, ताले वाले तोड़े थे, कैश मनी भी थी इनकी। मैंने फिर इनको एडवाइस दी कि सबसे पहले तो आप एप्लीकेशंस मूव करें डिफरेंट इदारों में, मसलन के डीजी रेंजर्स के पास, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, एसएसपी के पास जो आपके इलाके के, और इसके साथ ही अपने इलाका एसएचओ को भी आप एक एप्लीकेशन मूव करें ताकि उसकी भी नॉलेज में आ जाए कि आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है। तो इन्होंने एप्लीकेशंस मूव की। फिर ये आए तो इनको कोई कॉल्स कहीं से कुछ पता नहीं चला। इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से कराची के जितने भी थाने हैं उन सब में जाके इन्होंने इंक्वायरी की, लेकिन इनके बच्चे इनको कहीं नहीं मिले। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही रहा कि हम हाई कोर्ट में सीपी में जाएं, इनके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में जाएंगे मिसिंग की। तो फिर हमने इनकी पिटीशन दाखिल की। तो फ़ौरन जैसे ही वो नोटिस हुई तो 3 लड़कों के वालिदैन को कॉल आई कि आप आएँ और पैसे लेकर आएँ। इन्होंने को मैंने कहा कि आप उनको रोकें और उनको कहें कि हम शाम को या कल तक आपके पास पेमेंट लेकर आते हैं। तो फिर पता चला कि वो आई थी जहानाबाद चौकी से, जो कि पड़ती है आपकी पाक कॉलोनी थाना लगता है। उसके बाद ज़ैनब ने एक लड़के के वालिद की जानिब से हेबियस कॉर्पस यानी लड़कों की अदालत में हाजिरी की दरख्वास्त जमा कराई और मैजिस्ट्रेट के हमरा एक पुलिस स्टेशन पर छापा मारा। इस छापे के दौरान 3 लड़के बाजियाब हुए। मैजिस्ट्रेट साहब ने इनसे पूछा कि भाई आपने इनको क्यों रखा है, तो इन्होंने कहा इनके ऊपर FIR है। तो हमने कहा कि FIR है, ठीक है, आप FIR दिखाएं कहाँ पर है। तो वहाँ पे कोई FIR कोई रजिस्टर्ड मौजूद नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि वो थाने में है FIR में लिखा हुआ था कि इन्हें हमने फलां जगह से पकड़ा है, तो इनके पास से पिस्टल बरामद हुए। घरों से इन्हें तो लेकर गए थे, सो रहे थे उस वक्त पे ये, और अभी मतलब हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, क्या कुछ किया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम जी, आज मैं खड़ा हूँ गुलशन इकबाल योहानाबाद के अंदर। ये हमारे मसीह भाई बहनों की आबादी है कराची में बहुत बड़ी। आकाश इसी दौरान योहानाबाद का ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर गर्दिश करने लगी और फिर मरकजी मीडिया पर, जिसके बाद 24 नौजवानों को छोड़ दिया गया। देखें, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल 13G में मौजूद हूँ। यहाँ का हर इलाका मकीन खौफ का शिकार नजर आता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, डॉन न्यूज़ है, ARY है, ये जब खबरें चलनी शुरू हुई है ना इस पर, तो ये लड़कों को आस्ता आस्ता वो डालते जा रहे थे, नहीं तो उससे पहले इनकी कोई खबर नहीं थी उन्हें। ये चीज़ जब हुई है तो फिर ये मिले हैं हमें कि फ़लाँ लड़का इस पुलिस स्टेशन में मिल गया, 2 लड़के मिले हैं, 2 लड़के इस पुलिस स्टेशन में मिल गए हैं, 2 लड़के यहाँ मिले हैं। मतलब इस तरह से मिलते जा रहे थे और ये सारा वेस्ट की तरफ था। PS शेरशाह, PS बल्दिया, PS साइड B, ये पुलिस स्टेशन थे। हमारा ये साउथ या ईस्ट का कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। एक एक करके तमाम लड़कों के ऊपर FIR आना शुरू हो गई, जितने हमने पिटीशंस लगाए थे। फिर हमारी पिटीशन तो ख़त्म हो गई, जज ने ऑर्डर ये दिया कि आप जो है FIR को फेस करें।
फिर इस पिटीशन की बेस पे हमारी जितनी FIR थी वो सारी की सारी ख़त्म हुई और माशाल्लाह सब के सब बरी हो गए। किसी एक को भी पनिश नहीं किया गया, किसी एक के साथ कोई गलत सलूक नहीं किया गया, सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। ये नौजवान अपने घरों को तो लौट आए, लेकिन जिस खौफनाक तजर्बे से ये गुजरे हैं उसको भुलाना इतना आसान नहीं। ये लोग डर जाते हैं जब दरवाज़ा वगैरह कोई रात को लेट नाइट पे कोई बजाता है ना, तो फिर से अपसेट हो जाते हैं इन्हीं तरीके से। पागल कर दिया था उन लोगों ने, मतलब ज़हनी तौर तो ऐसे हो गए थे हम लोग के बस किसी से बात ही नहीं कर रहे। कोई भी बड़ी गाड़ी देखते हम लोग वीगो कि जो गाड़ी आती थी उठाने के लिए वो आती है तो फिर डर जाते हम लोग के पता नहीं क्या है, या पुलिस की गाड़ी आती है तो पता नहीं क्या हो गया। नींद अलग तरीके की हो जाती है। दिन में 2 बजे 2:30 बजे सोना और एक बैठकर देखते रहते हैं पहले आसपास क्या है। किसी वक्त बाज़ औक़ात बोलेगा कि मुझे किसी वक्त मुझ पे हमला हो सकता। जिस किस्म के ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का इन लड़कों ने सामना किया है, उसके बाद लोगों से घुलना मिलना, मुआशरे का हिस्सा बनना इनके लिए काफ़ी मुश्किल अमल है। एक माशरे में देखें कोई जेल काट के आया होता है ना, भले ही 1 दिन की हो या 2 दिन की हो, तो उसे बहुत एक मतलब अजीब सी निगाहों से देखते हैं लोग। कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं बता भी नहीं सकते कि भाई हम लोगों ने ये कुछ किया है या नहीं किया हुआ। अब 4 साल में इंसान मेरी 10 जगह पे जॉब छूटी, 10 जगह पे लगी, हर 2-3 दिन के बाद तो वो पेशी मिल जाती थी। मकामी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जबरी गुमशुदगी काफ़ी आम है। जबरी गुमशुदगियों के तहकीकाती कमीशन के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,696 अफराद लापता रिपोर्ट हुए, जिनमें से जुलाई 2022 तक 2,219 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी महफूज बाजियाबी की उम्मीद बहुत कम है। किसी ने कोई क्राइम किया है या किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो आप उनकी FIR करके उनको कोर्ट में पेश करें। कोर्ट अगर बेहतर समझती है तो उनको पनिश करेगी। बाकी आप खुद से उनको मिसिंग करें, गायब करें, ना दिखाएं 15-15 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना, ये फिर आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये राइट्स को भी आप डैमेज कर रहे हैं। जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि उसमें भी आपको 24 आवर्स में आपको कोर्ट में पेश करना है। अगर किसी शख्स को आप उठाते हैं, बड़े से बड़ा अगर क्रिमिनल भी है, हर दूसरे-तीसरे दिन आप देखें कि ये इदारे जो हैं वो लोगों को मिसिंग करते हैं, या पैसे की नीयत से या दुश्मनी की नीयत से, जो भी उनका होता है। हम इस पे पहले भी आवाज़ उठाई है और हमारी आगे भी यही कोशिश है कि हम इस पे आवाज़ उठाएं, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी जगह का हो। अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान में रहता है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनकी हेल्प कर सकें। जबरी गुमशुदगियों के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तशद्दुद का इस्तेमाल आम है और इसको वसी पैमाने पर रिपोर्ट भी किया जाता है। गो के पाकिस्तान ने तशद्दुद और दीगर जालिमाना और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर 2008 में दस्तखत किए और 2010 में इसकी तौसीक भी की है, लेकिन अब तक उसके मुताबिक कोई नई कानून साजी या तरामीम लागू नहीं हुई हैं। इसके बरक्स कानून की कुछ दफात तो नौ आबादियाती से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसा कि फौजदारी ज़ाब्ता इखलाक 1898, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 और हाल ही में नाफिज करदा तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 2014। ये सब ही पुलिस को एहतसाब से बचाने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हमने 2 वकला से बात की। हाई कोर्ट की वकील ईमान हाजिर मज़ारी और उमर गिलानी वकला के उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने अक्टूबर 2022 में इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की जानिब से किए जाने वाले दौरान हिरासत तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी।
पाकिस्तान में जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो काफ़ी देर से चलता आ रहा है, क्योंकि उसका कभी एहतसाब नहीं हुआ हुआ। बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, मीडिया का प्रेशर होता है, अवाम का प्रेशर होता है, लेकिन जब वो प्रेशर डाई डाउन कर जाता है तो किसी का एहतसाब नहीं होता। रियासती जबर का शिकार तमाम पाकिस्तानी शहरी होते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन ज़्यादा जबर उन लोगों पे होता है जो किसी वजह से कमज़ोर हैं। अब कमज़ोरी की वजह ये भी हो सकती है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, कमज़ोरी की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो गरीब हैं। हमारे निज़ाम में टॉर्चर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है। हमारा जो तफ्तीश का कल्चर है उसमें बुनियादी तरीक़े तफ्तीश ही टॉर्चर है। इसलिए अगर किसी का ये ख़्याल है कि ये सिर्फ़ लोअर लेवल पुलिस वाले जो है वो कर रहे हैं और हुक्काम बाला को या इसका इल्म नहीं है या वो इस जुर्म में शरीक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख़्याल से पुलिस के नीचे से लेके ऊपर तक तमाम जो हुक्काम हैं वो टॉर्चर को बतौर पॉलिसी इख्तियार कर चुके हैं और इसकी कई वजूहात हैं। इसमें से एक तो ये है कि यहाँ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है, लेकिन इससे बड़ी वजह यह है कि टॉर्चर के इर्द गिर्द एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी ने जन्म ले लिया है, जो खौफ व हिरास पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टॉर्चर के ज़रिए से और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ज़रिए से आवाम में फैलाते हैं। उस खौफ व हिरास से बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर इन इदारों के अफसरान को रिश्वतें देने पर मजबूर हैं और फिर वो एक सिलसिला है जो नीचे से ऊपर तक जाता है। इसीलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगी। जिस इदारे का काम शहरियों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जब वही शहरियों को परेशान करने लगे तो क्या इंसाफ की कोई उम्मीद रखी जा सकती है? लोग बोलते हैं एजेंसियों की रेटें फिर लगेंगी। हमने बोला कि जो करता है वो फिर भुगतेगा, हम क्या कर सकते हैं। पिछली बारी भी हमारे साथ हुआ था, कोई भी नहीं आया था। मगर यहाँ ये है कि इंसानियत नहीं है। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है उनमें। दिलचस्प बात यह है कि ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं, तो फिर इनको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? योहनाबाद के मकीनों को इंसाफ या जवाबदेही की उम्मीद बहुत कम है। यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी को इसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, जो हम उसका मुतालबा भी करते रहे, चैनल्स के थ्रू सब चीज़ें करते रहे, यहाँ पे प्ले कार्ड्स उठा के रखते रहे, हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, जबकि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। ऐसे मामलात अगर किसी पीसफुल एरिया में हो रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि उनको ये आगे से वरगला रहे हैं या क्या कर रहे हैं? 4 साल गुजर गए, इस बात को क्या मुतालबा करेंगे कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते। गरीब लोग हैं, कुछ अच्छों के लिए लोग सुनते, हमारे जैसे कौन सुनेगा।